है, देखो अभी इसको भी ये चेक करोगे बस। अच्छा जी, हम ये देख रहे थे इसके अंदर के स्टोर प्रोग्राम प्रोसीजर, तो ये हमने देख लिया था कि ये अल्टर इजीली का भी मैंने मतलब बता दिया, और ये भी बता दिया कि देखें इसकी वजह से हमें कितनी आसानी हो गई कि अब जो भी चीज़ें हम सॉफ्ट मतलब उसको सॉफ्ट या वर्चुअली परफॉर्म करते हैं। सही। और उसके बाद फिर फिजिकली आते हैं। पहले तो जो होता था फिजिकली होता था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी चेंज करने में। सर्कल डिज़ाइन, आईसी डिज़ाइन सब कुछ अब पॉसिबल है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है वो पहले आपके पास कंप्यूटर में हो जाती है। जब ओके हो जाता है फिर उसके बाद जो है ना, इवन जो नॉर्मल जो चीज़ें हो गई हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ अब पॉसिबल उसी के अंदर है। और उसके अंदर विद जो है पूरी प्रेसिशन और विद लेंथ और उसकी जितनी भी मेजरमेंट होती है उसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं होती जब आप डिसाइड कर लेते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, आपने जो एम एस वर्ड यूज़ किया होगा उसमें आप प्रिंटिंग से पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं और प्रिंटिंग के ऊपर जॉब नहीं जाती। जब आप ओके करते हैं उसको फिर आपकी जॉब जा रही होती है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को लेके हम देखते हैं पीछे जब आपके पास वर्ड या विंडोज़ वगैरह नहीं हुआ करती थी तो उसमें जो था आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे जो आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाए। एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग के अंदर जो है वो आ रहा होगा, तो एक पेज में हेडिंग आ रही है एक में नहीं आ रही, तो ये तमाम चीज़ें जब होने लगती है ना तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होके प्रिंटिंग कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एम एस वर्ड की प्रिंट प्रीव्यू की। अब एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर के अंदर भी होता है। आप एडोब का इवन ये कि आपके पास जो है इसके अंदर क्रोम वगैरह में ब्राउजर्स में भी होता है। अच्छा, जब आप लिखा करें ना वॉइस इश्यू है तो जब सही हो जाए तो ये भी लिख दिया करें कि ओके। एटलीस्ट इतना लिख दिया करें ओके, या आप सही है वॉइस क्लियर हो गई। ठीक है, मैं अब वॉइस इश्यू के अंदर लगाऊँ 5 लिखा हुआ आ रहा है, वो मुझे पता है कि अब आवाज़ सही हो गई लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास फिर फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट भी देख ली थी। अब हम देखते हैं ये कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो बाइनरी में कैसे परफॉर्म होता है। हाँ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। तो इसमें ये होता है कि ना बिट्स शिफ्ट होती हैं और शिफ्ट होने के बाद जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती है। एक रोटेट होती है, एक सिंपल शिफ्ट होती है, एक सर्कुलर शिफ्ट होती है, लॉजिकल शिफ्टिंग होती है। अर्थमेटिक तो बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो आपके पास शिफ्टिंग से परफॉर्म हो जाता है। अभी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगी। उसके अलावा अर्थमेटिक के अंदर अब आप बोल रहे हैं मशीन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। मशीन इंस्ट्रक्शन है, आप परेशान हो रहे हैं बाइनरी में क्या होता है, तो उसमें ऐड होता है, उसमें सब्ट्रैक्ट होता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है, उसमें डिवाइड होता है, उसमें लेस देन होता है, उसमें ग्रेटर देन होता है, उसमें जो है लेस देन इज इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। उसके अलावा जो टू कम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं उससे हमने देखा था कि प्रेसिशन जो है वो किस तरह से कंट्रोल होता है। अब सिंपल ये बात आ गई कि रोटेट और शिफ्ट वगैरह के थ्रू कैसे आप जो मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइड करते हैं। तो ये इसके लिए मैं आपको अगेन इस वाली इसके इस पार्ट पे ले जाऊंगा। ये वो दोनों सेम स्लाइड है लेकिन ज़रा पेजेस के अंदर आसानी हो रही है पेजे मूव करने में ना। तो अब ज़रा ये गौर से देखिए, इसी के अंदर अभी हमने मशीन इंस्ट्रक्शन समझा था और इसी में जो है मल्टीप्लाई समझ। अब देखें, ये मैं कहता हूँ फोर इस वक्त जो है ना, अगर मुझे फोर लिखना हो तो आपको पता है फोर के नीचे वन लिखेंगे, इधर दो जीरो इधर एक जीरो, यानी ये फोर लिखा हुआ है। अब देखें शिफ्ट कर रहे हैं हम बिट बिट, अगर मैं इस इधर ये कौन सी साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर मैं शिफ्ट करूँ तो इसका मतलब है आपका, और बाकी जो है ना अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इधर के जो ये दो जो जीरो थे ये सारी बात आगे आ जाएंगे। अच्छा, इस वन पे जगह जगह बचेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सही। तो इस बात का ख्याल रखें कि डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं आपके पास। शिफ्ट मतलब लॉजिकल शिफ्ट होती है, रोटेट होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन अभी मैं बहरहाल एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ और ये ज़रा गौर से सुनिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि ये वाली जो एक ये वाली ये फोर के नीचे जो बिट थी वो हमने क्या करा, एट के नीचे रख दी, यानी कि एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जैसे लेफ्ट शिफ्ट करा तो जगह बच गई यहाँ पे।
सही है, क्योंकि दोनों जीरो, इन दोनों के ये यानी ये वाले तो 4 के दोनों जीरो से आगे आ गए, 1 आ गया, यानी ये 100 बन गया, 100। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अच्छा अब देखें, एक अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर डबल हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये वो नंबर है कौन सा, 8, यानी 1 इस तरफ चला गया और इधर से एक जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है तो हम लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। अगर इसके बराबर में 16 होती है और ये 8 के नीचे होता है, एक और मैं करता तो कितना हो जाता, 16 हो जाता, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता। और अगर मैं जो हूँ वो 2 शिफ्ट करता हूँ तो फिर आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो कंप्यूटर के अंदर ये जो बाइनरी लेवल के ऊपर होती है, तो इसमें इतने इजी लॉजिक होते हैं कि आपके नंबर की कैलकुलेशन, इसीलिए फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाती है। अभी आपने देखा सिर्फ एक बिट को आगे बढ़ाने से जो नंबर वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो ये आई आवाज में। अच्छा ठीक है, तो अब जो है अब जो है हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं ना, ये देखें 1 4 के नीचे है, मैं एक इधर 1 इधर कर लिया, यानी कि राइट हैंड की तरफ, तो ये डिवाइडेड बाई 2। कैसे डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी ये था नंबर 100, 100 था। मैंने क्या करा, ये वाला 1 इसके नीचे लिया और बाकी उधर से जीरो आ गया, यानी ये बन गया 0010 बन गया। सिंपली दूसरा तो में ये जो 100 है ये हमने 10 कर दिया, यानी इस तरफ जाके एक बिट इधर ट्रांसफर कर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। सही है, 2 दफ़ा करेंगे तो फिर अगेन वो 2 दफ़ा डिवाइड हो जाएगा, यानी अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कमाल होता है रोटेट शिफ्ट का, सर्कुलर शिफ्ट का, लॉजिकल शिफ्ट का, ऑटोमेटिक। सही है, डिफरेंस आपके पास होती है shifts। क्या दूसरे जो आर्किटेक्चर होते हैं हमारे पास, सिंपल यही नहीं होते हैं हमारे पास, जो पीसी आर्किटेक्चर है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, आपके पास जो और डिफरेंट भी आर्किटेक्चर होते हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हम देख रहे हैं कि उसमें हमारे पास ऐसा है कि स्टार्ट में आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो एक अगर आपके पास प्रोसेसर होता था तो उसी को हम यूज़ करते थे। साथ में ये ज़रूर हुआ था कि टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज हुई है, बढ़ी। ठीक है, चेंज होती रही और बढ़ती गई वक्त के साथ साथ ना। मिसाल के तौर पे शुरू में जो थी वो आपकी टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब की, ये वही है सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हुआ है और अमेरिका ने पहला कंप्यूटर बनाया यूनिवैक के नाम से। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त उनको मिसाइल के लिए, कंप्यूटेशन के लिए चाहिए था, तो उन्होंने मशीन तो बना ली, कंप्यूटेशन भी वो कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि वर्ल्ड वार वो लोग जीत गए तो मशीन का पर्पज ही खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने क्या करा, फौरन उसको जो है ना रिसर्च को दे दिया, यानी यूनिवर्सिटी को दे दिया। जब यूनिवर्सिटी को जब वो मिल गई तो यूनिवर्सिटी ने फिर उसके ऊपर मजीद रिसर्च करी और अच्छा कंप्यूटर बना। फिर ये जो दूसरा सेकंड जनरेशन है कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब है लोग जो उन्होंने बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस करा दिया। ये वो वाला टाइम है जब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस है, लेकिन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब से जो साइज में भी ज़्यादा होते थे, बहुत हीट अप होते थे, उससे ट्रांसफर हो गई ट्रांजिस्टर के अंदर। ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके साइज में भी छोटे थे और इतनी हीट भी नहीं लेते थे और परफॉर्मेंस भी जो है अच्छी करते थे। तो ये IBM के जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये उस जमाने के, ये शुरू के कंप्यूटर्स हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी। सही है, ये सिर्फ बने थे और बनने के बाद इतना ज़्यादा यूटिलाइज, ये वही वाले हैं जिनके ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा साइज होता था, कमरे के बराबर CPU होता था, CPU के अंदर लोग घूम रहे होते थे। तो ये वो वाले हैं। और उस शुरू में ये मैग्नेट आपके पास जो डिस्क मैग्नेट टेप यूज़ होता था, डिस्क का उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना। फिर उसके बाद ये IBM के उसमें भी मैग्नेट टेप वगैरह यूज़ होता था। फिर ये चेंज आया। अच्छा इसी वक्त जो है ना ट्रांजिस्टर ये 65 के लगभग जो है
ट्रांजिस्टर वगैरह हुए, तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपके सुपर कंप्यूटर बन गया। सही, सुपर कंप्यूटर जो CRAY कह रहे कंप्यूटर से कंपनी उन्होंने बनाया था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए। सही है। और जबकि आपके पास मेन फ्रेम के अंदर भी एक हुआ करता था, मिनी में भी एक, उन्होंने डबल ट्रिपल प्रोसेसर लगा के उसको जो सुपर कंप्यूटर बना दिया। और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो जो है ना मल्टीपल बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जल्दी परफॉर्म कर देता था। तो इसलिए वो, लेकिन वो उस वक्त का जो पहला जो दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, वो आजकल के जो आपके सिंपल जो घर में यूज होने वाले हैं ना, Core i3 वगैरह, इवन Core i3 Core i5, उससे भी ज्यादा स्लो था। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से उस जमाने में वो बहुत माना जाता था, क्योंकि पीसी तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो ये उस वक्त की बात है। और दूसरे कंप्यूटर से फास्ट था, लेकिन अभी जो आप लोग घर में कंप्यूटर यूज करते हैं उससे स्लो था उसका उस वक्त का पहला दुनिया का सुपर कंप्यूटर। वो तो ये कि साथ साथ टेक्नोलॉजी के जो है वो अभी भी ये है कि टेराहर्ट्ज के अंदर जो है वो वर्क करता है। अभी जो अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे कंप्यूटर्स लेके देखें, तो जो अभी वर्किंग है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो गई है वो टेराहर्ट्ज तक गई है। सही है। गीगाहर्ट्ज की हम बात करते हैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो टेराहर्ट्ज के अंदर गई है, 1 पॉइंट समथिंग टेराहर्ट्ज। अच्छा, अब जो है वो, यानी ये हाईएस्ट स्पीड अचीव की है अभी तक सुपर कंप्यूटर्स ने भी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बात ये करते हैं कि फिर आपके पास आईसी आ गई, यानी आईसी का आने का मतलब पीसी आ गया। और वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटेल ने एक आईसी इन्वेंट की और फिर उसको कमर्शलाइज करा, उसके बेस के ऊपर जो वो कंप्यूटर। लेकिन उन्होंने 4004 के नाम से की, वो जो थी वो क्या थी, वो 4 बिट्स के ऊपर वर्किंग करती थी। तो वो कमर्शलाइज जो इतनी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने 8008 नाम से ना की, जिस जो पहला आपके पास आर्किटेक्चर आया था, जिसके बेसिस के ऊपर जो इंटेल से आईबीएम ने लेके प्रोसेसर और वो बनाया था। सही है। तो आईसी जब आपके पास आ गई, तो अब आईसी उस जमाने की आईसी, अब उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है आपके पास कि उस वक्त के बहुत ज़्यादा स्लो थे, एक्सटी कहलाते थे, मतलब वो आउटपुट देने में भी टाइम लगाते थे। जब हम इसकी बात करते हैं ना 1946 वालों की, तो ये तो 3-3 4-4 दिन एक आउटपुट लगा देते थे। लेकिन इसके भी ऐसे थे कि अगर आप जो नए पीसी आए थे, तो यानी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के अंदर अगर ये चला जाए सॉल्व करने, तो ये भी 2-3 दिन में वापस आता था वहाँ। लोग समझते थे कि हैंग हो गया या ख़राब हो गया, उनको पता नहीं था। केयू में एक वाक़या हुआ था उस वक्त 72 वगैरह में, मतलब सीनियर्स ने बताया था कि इस तरीके का एक वाक़या हुआ था कि उन्होंने कोई कैलकुलेशन दी उसको, तो वो आ ही नहीं था। फिर उसने 3 दिन के बाद रिजल्ट दिया। सब लोग उस ज़माने में यही समझ रहे थे कि ये जो है कोई प्रॉब्लम हो गया। तो अब तो ये है कि आप इंटर करते हैं और वो रिजल्ट आ जाता है ना, कंपाइल करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। इतना तेज़ी से आता है कि अगर आप कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं राइट करते हैं, तो वो नज़र भी नहीं आता। तो कंसोल डॉट रीड लाइन करके आप रोकते हैं स्क्रीन को, ताकि पता तो चले कि हमारा आउटपुट क्या था। अच्छा, स्पीड की क्या वजह थी कि आईसी तक रुके नहीं। पहले ये जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहलाती थी। सही है। उसके बाद लार्ज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी लार्ज स्केल आईसी समझना। आईसी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को, तो ये लार्ज स्केल थी, यहाँ पे नहीं लिखा। उसके बाद ये वी जो लिखा है, ये वेरी लार्ज स्केल के लिए है। यानी ये साथ साथ जो है ना स्पीड, यानी XT हुए, फिर पेंटियम्स आए, उस तरीके से आगे जो है वो Core i3 इस तरीके से आए। सही है। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। सही है। ये सारी आईसीज है। उसके बाद जो अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, तो ये सारी की सारी एक्चुअली क्या है, स्पीड के साथ साथ है। मुझे अब गीगाहर्ट्ज में, अब आप मेगाहर्ट्ज से आएंगे। मेगाहर्ट्ज से पहले आप किलोहर्ट्ज के अंदर थे, जब नया पीछे है किलोहर्ट्ज के अंदर। किलो का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज के अंदर आप चलते थे। सही है। अब उसके बाद आप मेगा के अंदर आए, फिर अब आप गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं। सही है। तो इसलिए जो है वो ये स्पीड बढ़ी। तो बहरहाल ये तो आपके पास टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आर्किटेक्चर में। उसके बाद ये था कि आपके पास शुरू के जो कंप्यूटर थे स्लो थे, तो वो एक वक्त में एक ही काम करते थे, तो उसको कहते थे SI SD। अच्छा, आई इसमें क्या है? आई है इंस्ट्रक्शन और डी है डेटा। तो आपने ये याद रखना है, आई स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन और डी स्टैंड फॉर डेटा। ठीक है। अच्छा, एस स्टैंड फॉर सिंगल। सही है। और एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। अच्छा, ये 4 ही वर्ड है, ये 4 वर्ड है, और कोई आपके पास जो है वर्ड नहीं है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एस सिंगल है। अब इन तीनों में जो एस जहाँ जहाँ यूज हो रहा है वो सिंगल आएगा ना, और एम का मतलब मल्टीपल, जहाँ जहाँ एम यूज हो रहा है तो वो मल्टीपल आएगा इन तीनों वर्ड में। जहाँ पे आई यूज आ रहा है वो इंस्ट्रक्शन आएगा। अब तीनों में आई यूज हो रहा है तो तीनों में इंस्ट्रक्शन है।
और तीनों में डी भी यूज हो रहा है, ये डेटा है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, तो ये तीनों बन गए। तो आपने ये सिंगल, मल्टीपल, इंस्ट्रक्शन और डेटा, ये चीज़ें आपने रख लेनी है जहन में या लिख लेनी है, ताकि बाद में आपका प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ कि जो आर्किटेक्चर है वो बढ़ता रहा है, उन्होंने बोला क्या किया जाए कि जिसकी वजह से जो है वो स्पीड तेज करें। अब ये पूरी दुनिया के अंदर सारे रिसर्चर वगैरह यही वर्किंग कर रहा था ना, तो क्या किया जाए जिसके बेसिस के ऊपर जो ये स्पीड अप की जाए या वर्किंग की जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये जो अभी आपके पास हमने ये कहा था फैच डिकोड एग्जीक्यूट, ये जो है ये इसको जो है ओवरलैप कर दिया जाए। अब देखें ये फैच होता है, हमें पता है यहाँ से फैच होता है। अच्छा ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे डिकोडिंग शुरू हो जाती है, सही है, फिर वो एग्जीक्यूशन जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे फर्स्ट करें 4 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन फैच हुई, वो जैसे डिकोड में होगी तो दूसरी लाइन क्या होगी, फैच हो जाएगी। तो ये डिकोड से कहाँ गई, कंट्रोल या एग्जीक्यूशन के अंदर गई, तो ये जो आपके पास यहाँ पे फैच हो चुकी थी वो कहाँ चली जाएगी, डिकोड में चली जाएगी। और उसके बाद की लाइन जो वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी इधर फैच में। तो अभी ये एक साइकिल बन गई, एक पाइपलाइन बन गई कि आप क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो कि भाई पहले तो ये होता था, पहले फैच होगी फिर डिकोड होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, एक साइकिल हो गया। फिर फैच जो पुराने कंप्यूटर है, फिर फैच होगी, फिर आपके पास डिकोड होगी, फिर अब क्या हो रहा है, फैच हुई एक लाइन, जैसे ये डिकोड हुई तो दूसरी वाली फैच हो गई, ये जैसे एग्जीक्यूट हुई तो ये वाली जो फैच हुई हुई थी ये डिकोड पे गई, वहां से एक और लाइन आ गई। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पाइपलाइन, सही है। और पाइपलाइन को हम कैसे लिखते हैं, पाइपलाइन ओवरलैप स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल। अब देखो यहाँ पे चंद वर्ड्स लिखे हैं, ओवर स्टेप स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल, लेकिन हमने समझा कहाँ है, हमने समझा यहाँ पे। तो अगेन ये जो है, अगेन आपको मतलब समझ के लिखने वाली बात ये होती है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कैसा होगा, फर्स्ट करो यही आ गया, तो अब आप ये कि वहाँ पे जो है ये अगर पिक्चर आप बना लो और इस तरीके से आप एक्सप्लेन करो कि जब ये फैच हो रही होगी तो यहाँ पे ये डिकोड होगी तो दूसरा फैच हो जाएगा, तो आप अपनी बात को तो खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको कहाँ जो है वो पैराग्राफ के पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक जिन लोगों की बात समझ में आए वो 3 लिख के बताएं। अब अगेन जो है ना, ये ग्रेड आप लोगों के जो डिपेंड करते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन कितना कंसंट्रेट होकर सुन रहा है। आप में से ऐसे होंगे वो मतलब ये कि इधर होगा ऑन भी हो, कोई हो सकता है सुन ही ना रहो, वो खाली लॉग इन हो, लेकिन फिर वो ये कि वो आप जो है जो भी है अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं या अपने लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बातें आ रही हैं। अच्छा ऐसा ही एस डी हो, अच्छा पैरेलल प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग में तो उन्होंने स्पीड शुरू में ही कर दिया था कि मल्टी प्रोसेसर। अब उन्होंने 2 अप्रोच रखी है, अभी तो पहले इसके ऊपर इस अप्रोच के ऊपर आ जाता है कि ये वाली जो अप्रोच है क्या कहती है। ये अप्रोच सिंपली ये कहती है आपसे कि ये हमारे पास जो है वो है एक कंप्यूटर है, ठीक है। मैं अभी ऐसा ही एस डी बता रहा हूँ जो कि सिंगल, आपके पास सिंगल डेटा सिंगल इंस्ट्रक्शन है, मैं उसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, सही है। अच्छा चलें, ये अच्छा यहाँ पे है, देखिए ये 4 लाइन है ना, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो ये अभी मैंने एग्जांपल दी थी इसकी, ये 4 लाइन फैच डिकोड एग्जीक्यूट की मैंने एग्जांपल दी थी। अब हम कर देंगे एस आई एस डी कर रहे हैं ना, तो एस आई एस डी के अंदर क्या होगा कि, बल्कि ये एस आई एस डी की एग्जांपल नहीं है, दोबारा से कर देता हूँ, बल्कि इधर मैंने जो है वो इधर डाली है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे पड़ी होगी, ये कल का जो है ना, कल की क्लास ये 14 वाली, हाँ। अच्छा ये थैंक्स मैंने यहाँ पे आ गया, ये देखें। अभी जी पहले तो ये बताइए, ये मैं और इसको बड़ा कर लेता हूँ लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, विजिबल हो रहा है ना, विजिबल है। अब देखें एस आई एस डी समझे, ये लिखा हुआ भी है एस आई एस डी ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब देखें इसमें क्या होगा, ये यूज़र है, ये कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहा है, ये सामने ये कंप्यूटर है, ये यूज़र है, ये वर्किंग कर रहा है। लेकिन मसला खाली ये है कि ये अच्छा ये एग्जाम्पल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बताया अभी मैंने, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले बनाया था। तो अभी इसमें ये क्या करता है, ये कोई अपना वर्ड के ऊपर काम कर रहा है, उस जमाने में जो भी वर्ड होता था उस पर काम कर रहा है। अब इसने क्या करा, प्रिंटिंग के ऊपर जॉब भेजा, तो प्रिंटिंग के ऊपर जब ये जॉब भेजेगा ना, तो उस वक्त तक ये और कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी आप जो है वो चाहें तो वर्ड के ऊपर जॉब भेज के प्रिंटिंग का मिनिमाइज करके बहुत सारे काम जो है वो आप
कर ले देंगे, सही, डाउनलोड कर लिए, ब्राउजिंग कर ली, लेकिन ये क्या करेगा, कीबोर्ड अगर टाइप करेंगे ना, बट ये करता था, करेगा नहीं, करता था, तो ये हैंग कर जाएगा। मतलब ये कुछ करने ही नहीं देगा आपको, सिर्फ कीबोर्ड होगा और स्क्रीन, जब तक वो प्रिंट आउट। अच्छा, उस जमाने के प्रिंटर भी इतने स्लो होते थे कि वो जो है, आप अच्छा खासा उठ के जो है ना चाय वाय पी के वापस आ जाए तो वो प्रिंटिंग ही चल रही होती थी। तो अब वो प्रिंटिंग और ये इधर आपके पास जो है ना कीबोर्ड वगैरह है, कुछ नहीं कर सकते आप, ये सारे सारे शट डाउन कर सकते, शट डाउन करेंगे तो प्रिंटिंग रुक गई। अच्छा, प्रिंटिंग रुक भी जाती थी तो शट डाउन, वो भी सिस्टम नहीं था कि दोबारा से वहीं से शुरू हो, जो पेज निकले थे, नहीं, फिर पहले पेज से निकाले। तो ये एक एग्जाम्पल थी ऐसे, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब इंस्ट्रक्शन को मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ वर्ड को, मैं आपसे कह रहा हूँ इधर इंस्ट्रक्शन का मतलब है सीपीयू, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो सीपीयू ही परफॉर्म करता है ना। और डेटा का मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है टास्क। तो इसका मतलब है इसके अंदर अब हम जो बात करेंगे ऐसे करेंगे कि सिंगल सीपीयू होता था और ये सिंगल टास्क परफॉर्म करता था। सही है, अब आप देख लें एग्जाम्पल भी वही है, यूज़र बैठा हुआ है, जब प्रिंटिंग के ऊपर जॉब गई वापस ही नहीं आ रही है, जब तक वो जो है ना दूसरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा काम, फिर वापस आएगा। तो अब जहाँ जहाँ आई यूज़ हुआ है उसको आप कर लें प्रोसेसर या सीपीयू, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू करता है। और डेटा क्या होता है, डेटा यूज़र का टास्क होता है। तो ये हो गया सिंगल प्रोसेसर और सिंगल टास्क। सही है, तो ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल हो गई। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी डॉज है, और उस जमाने के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनते थे। अब हम बात करते हैं SIMD की, कि आपके पास सिंगल प्रोसेसर है और यूज़र जो है वो मल्टीपल टास्क करा रहा है। सही है, जो पहले वाला आई है वो कंप्यूटर का है, यानी प्रोसेसर की बात हो रही है। और दूसरे वाला जो है वो किस चीज़ का है, दूसरे वाला जो है वो हमारे पास यूज़र का है, डी जो डेटा है वो यूज़र का, या टास्क हम कहते हैं। तो ये वाली तो बात हो गई। अब उसके बाद आती है कि अब की बात है नहीं, हम विंडोज़ में जो करते हैं, विंडोज़ के अंदर क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टास्क। आपने विंडोज़ की बात करें तो डाउनलोड लगाया एक जगह, दूसरा डाउनलोड स्टार्ट करा, तीसरा डाउनलोड करा, अभी डाउनलोड में आपको पता चला टाइम लगेगा, आपने जल्दी से पावर पॉइंट या वर्ड खोला, टाइपिंग शुरू, या चौथे उसके अंदर चले गए, आपने चैट वगैरह शुरू कर दी, या फिर आपने कोई और काम करने लगा, सर्चिंग कहीं करने लगे, वो तो डाउनलोड चल जाएगा। फिर आप वर्ड में आ गए, वर्ड में कोई टाइपिंग है, वर्ड में प्रिंटिंग भी आपने कर दी, प्रिंटिंग भी हो रही है, डाउनलोड भी चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, यानी एक प्रोसेसर है और यूजर के मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, या सिंगल आपके पास प्रोसेसर मल्टीपल टास्क। अब जिसकी समझ में आया वो 3 लिख के बताए। अच्छा, इसकी एग्जांपल विंडोज़ है, सीधी सीधी। अब आप विंडोज़ में ऐसे तो काम कर रहे होते ना। अच्छा, ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब जो है वो इसके अंदर होता ही है कि आपके पास ये कैसे कर रहा है, सवाल ये आता है, पहले भी करता था, पहले तो ये एक ही काम करता था, अब कैसे कर रहा है। तो उन्होंने ये करा, उन्होंने सिंपल जो, अगर मैं आपको दोबारा इसकी तरफ लेके चलूँ, अपनी स्लाइड की तरफ लेके चले हम लोग, तो इसमें आप ये देखें, ये जो हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है कंट्रोल यूनिट का, कौन कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सारी कैलकुलेशन ये उसको करके दे रहा है। तो अगर मैं इसको, आपको ये कहूँ कि इसको मैं कोर कह रहा हूँ, सही है, और आपसे ये भी कहूँ कि मैं जो हूँ एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो चार चार अर्थमेटिक यूनिट रख रहा हूँ, यानी 4 कोर रख रहा हूँ। तो भाई एक काम ये एक कोर से कहेगा, एक अर्थमेटिक यूनिट से कहेगा, दूसरे दूसरे कोर से कहेगा, दूसरे ALU से कहेगा, तीसरा तीसरे से कहेगा। तो ये जो कोर कहते हैं, कोर का वर्ड बार बार कहते हैं, ये होता क्या है, ये ALU को कहते हैं। जब आपके पास मल्टी कोर हो जाता है तो इसका मतलब मल्टीपल जो है वो आपका अर्थमेटिक। ये वो कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल समझ लें जो कि एक वक्त में एक काम करता था, अब इसने इसको दिया तो ये काम कर रहा है, दूसरे को तो दे ही नहीं सकता, है ही नहीं वहाँ कोई। तो इसलिए ये सिंगल कोर हुआ जो अभी नजर आ रहा है। और मल्टीपल कोर के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोर के लिए जो है वो हम पिक्चर बना देते हैं। इसको आने देंगे, ये आ रही है हर दफ़ा, लेकिन कोई मसला नहीं। मल्टीपल कोर के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल कोर के लिए जो है ना, मल्टीपल कोर के लिए हम ये एक सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, अगर इसको मैं बोलूँ ये एक ALU है, तो ये वही वाला होगा SISD, क्योंकि एक वक्त में एक ही काम कर रहा है ना, पुराना वाला जो है। अच्छा, अब जो हम लेटेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, मल्टी कोर के ऊपर, फॉर एग्जांपल 4 कोर है, ये मैंने 4 ALU बना दिया। इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनको कंट्रोल वैसे ही वो करेगा, कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है, लेकिन एक काम इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, एक इसको, तो तभी जो है वो कोर, आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होते हैं, आपको पता है उतनी स्पीड या उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉस्ट। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है।
अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल क्या है? तीसरी एग्जाम्पल ये है कि भाई आप ऐसा करें कि एक एक उसके अंदर कितने भी कोर हो, आपने एक और कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर देंगे। उसके अंदर जो है वो एक आपने सीपीयू लगाया है, दूसरा सीपीयू लगाया, कंप्लीट सीपीयू लगाया। अच्छा, सीपीयू जब आपने यूज़ किया तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कोर भी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है वो 4 कोर है, ठीक है। इसमें भी जो है वो 4 कोर है। अब जगह नहीं है तो ऐसे छोटे छोटे कोर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी 4 कोर है, तो इसका मतलब अगर 3 सीपीयू लगे हुए हैं तो आपके 12 तो कोर हो गए। तो ऐसे सिस्टम भी आते हैं जहाँ आपकी प्रोसेसिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको हम सर्वर्स वगैरह पे लगाते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मल्टी प्रोसेसर। अब मल्टी प्रोसेसर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो एक एक जो है फर्ज करेंगे, एक ये यहाँ पे यूज़र है, एक जो है वो दूसरा यूज़र है, ठीक है। और एक जो है वो तीसरा यूज़र है, इस तरीके से यूज़र है। तो अब क्या हो सकता है? अब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये हो सकती है आपके पास कि ये इस यूज़र का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दे दे, इस यूज़र का काम इसको दे दे, इस यूज़र का काम जो है वो इसको दे दे, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहलाएगा, जारी बात है, पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं। कोर में आप नहीं कह सकते, कोर में आप जो है वो सिंपल जो आप कर रहेंगे या यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है ना। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये एग्जांपल विंडोज़ की, एक डाउनलोड लगा दिया, एक टास्क हो गया, दूसरा डाउनलोड लगा दिया, दूसरा टास्क हो गया, तीसरा डाउनलोड, तीसरा टास्क। वर्ड में काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टीटास्किंग, सही है। ये कहलाएगा मल्टीटास्किंग। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। ये वाला जो है मल्टीटास्किंग का ये हो गया। ये कौन सा? विंडोज़ है। और ये कौन सा? SIMD, सही है। ये कौन सा है? SIMD है, सही है। ये हमारे पास ही है। और ये कौन सा? ये है MIMD। MIMD, ये MIMD क्यों कह रहे हैं? मल्टी प्रोसेसर है और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये क्या है? ये सिंगल प्रोसेसर है, एक ही है। इसमें बहुत सारे कोर हैं, लेकिन काम ये जो है वो मल्टीपल कर रहा है, क्योंकि ये एक कोर से कह देता है, दूसरे कोर से कह देता है कंट्रोलर, ये कंट्रोल यूनिट। अब जिन लोगों को बात समझ में आई है वो 4 लिख के बताएं। यानी हमने जो दोनों पढ़े, मल्टी कोर भी पढ़ा और मल्टी प्रोसेसर भी पढ़े, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हमेशा याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो है बहुत कम हमने 4 आए हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ये जो है ये मल्टी, हमेशा हम कहेंगे इसको मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। इसको क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर या मल्टी। जो इसमें प्रोसेसर है ना, तो मल्टी। अब आप तो बोलेंगे इसको भी मैं कह सकता हूँ, इसको नहीं कह सकते, इसमें एक प्रोसेसर है, तो इसको कह देंगे मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? सुपर कंप्यूटर ऐसे ही वर्क करता है। अब हम पीसी से ऐसा वर्क क्यों करवाने? पीसी से इसलिए करवाने कि अब पीसी जो है वो बहुत ज़्यादा चीप हो गया है, उसकी जो है प्रोसेसर वगैरह चीप हो गए हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि इसमें आपके पास सर्वर्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी मैं, ये कौन आया? Realme C11। अच्छा, अच्छा, ये हमने बात की थी। अब ये ज़रा देखना, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया वर्ड, ए भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबको? ए भी नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या करा? टाइप करा ए और बी। ये ज़रा कोर्स सुनना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ए के बाद टाइप करा, तो ए के बाद जब मैंने बी टाइप करा तो आप समझ लें कि बहुत जल्दी होता है हमारा, तो बहुत जल्दी। ए के बाद आपसे ए और बी जल्दी से टाइप करो, आप बोलोगे कर दिए, सही है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो जो आप टाइप करते हो ना, एक एक फिंगर के बाद दूसरे फिंगर जो है वो यूज़ कर रहे होते, तो एक्चुअली इसमें प्रोसेसर के लिए बहुत टाइम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ना, वो गीगाहर्ट्ज़ में वर्क कर रहा होता है। तो जब आपने ए के बाद बी प्रेस करा तो उसको इतना टाइम उसको मिल गया प्रोसेसर को। अब वो क्या करेगा? वो जो है ना, एक अगर फॉर एग्जांपल 3-4 डाउनलोड हुए, ये मैं विंडोज़ ही की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मल्टीटास्किंग की एग्जांपल, सही है। अगर आपके पास एक डाउनलोड हुआ, उसने वो करा, दूसरा डाउनलोड हुआ वो करा, तीसरा डाउनलोड हुआ वो करा, फिर जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है वो करा, तो वो बहुत सारे काम करके जब आप बी करोगे जब तक वो आ जाएगा। अब आप खुश हो रहे हो, मैंने ए के बाद बी प्रेस करा, मैंने तो कोई टाइम ही नहीं दिया प्रोसेसर को, नहीं। प्रोसेसर के लिए बहुत बड़ा टाइम है। ये बात किसकी समझ में आई जो अभी फिगर में दिखा रहा हूँ? अच्छा, किसकी सही है? सही 2 लिख के बता दो बस, जिसकी समझ में आई।
देखो दोबारा मैं असल में मैं पहले ने ना बताने से पहले पूछ लेना चाहिए किसकी समझ में आए, ताकि सब लोग जो है वो पहले से समझने लगे। ए और बी की हमने टाइप करा, इसमें कोई स्पेस नहीं, आप बोलोगे मैंने जल्दी टाइप कर लिया, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर के लिए ये बहुत टाइम है। प्रोसेसर क्या करेगा, ए और बी जब तक आप प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, कुछ कुछ जो किलोबिट बाइट्स इसकी डाउनलोड कर लेगा, कुछ इसकी, क्योंकि बड़ी स्पीड से डाउनलोड हो रही होती है। फिर जो है कुछ आपके पास अगर और कोई वर्किंग कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, कोई प्रोसेस चल रहा है, वो भी कर लेगा। जूम पे हो तो वहाँ पे भी डेटा भेज देगा, लेके आ जाएगा, या मेरी जैसे साउंड आ रही है वो भी। तो ये इतना काम कर लेता है। तो आपने क्या करा, आपने ये करा कि कोर को दे दिया, तो एक्चुअली आपने क्या करा, टाइम को जो है ना वो एक एक कंप्यूटर पे, एक प्रोसेसर के ऊपर टाइम को क्या करा, शेयर करवा दिया। आपने बोला ए के बाद बी जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ तो क्या करेगा, एक काम कर लिया, दूसरा काम कर लिया, तो बहुत सारे टास्क में शेयरिंग हो गया। तो इसलिए मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, कि आप टाइम शेयर करा रहे हो ना। और ये एग्जांपल अगेन मैं आप लोगों को अक्सर अक्सर पता नहीं होगा किसकी दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ SIMD की, विंडोज वाले की दे रहा हूँ ये वाली एग्जांपल। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसकी मैं दे रहा हूँ example, ठीक है। अच्छा अब जो है वो हमारे पास ये बचता है MIMD, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये बिल्कुल सेम वर्क है। CPU बहुत सारे होते हैं इसमें, सुपर कंप्यूटर में, और यूजर भी बहुत सारे होते हैं। तो अब हम पीसी में वही काम कर रहे हैं। पीसी में कैसे करते हैं कि आप मल्टी प्रोसेसर लगा रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो आप CPU लगा रहे हैं। तो अभी तक जो है वो हम, मेरे ख्याल में ये है कि आज यहाँ तक रखते हैं और अटेंडेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोग सब अटेंडेंस की तरफ ध्यान होगा जितना है बिल्कुल एंड के अंदर। तो अभी भी बताएं, कुछ लोगों की समझ में आया तो 3 लिख के बताएं, क्योंकि वो अटेंडेंस से ज़रा ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल ऐसा टाइम होता है जैसे असर के बाद जो है रोज़ा खोलने का लोग इंतज़ार करते हैं। खैर मैं अभी जो है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। आपका जो है वो अटेंडेंस ओपन कर लो, फिर मैं जो हूँ वो अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ नज़र आ रही है अटेंडेंस, 2 लिख के बताएं अटेंडेंस की स्क्रीन नज़र आ रही है। सही है। अच्छा अब अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस ऐसे लेंगे कि मैं तीन 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 नाम पहले कॉल करूँगा ना, तो उसमें से जो 3 होंगे वो दे देंगे, जो नहीं होंगे वो बता देंगे। अच्छा पहला है नकी है, एहसन इकबाल है और अब्दुल्ला, इनमें से जो 3 है वो बता दें। नकी तो आ गए, और बताएं कौन है। बस खाली नकी है, और मेरी आवाज़ शायद वो और लोगों को अभी पहुंच जाए, अभी नहीं पहुंची, ठीक है। ये कंफर्म हो गए कि नकी तो है। अच्छा इन 3 में से सिर्फ नकी की आई थी, ना एहसन इकबाल ने करा, ना अब्दुल्ला ने करा। अच्छा अब दूसरे 3 में कॉल कर रहा हूँ। एक अब्दुल रहमान है, एक एक जो है वो फवाद है, और एक अब्दुल हन्नान है। तो इनमें से जो 3 है, अच्छा इनमें से कोई भी नहीं है। चलें आगे चलते हैं फिर। अब बीच में नहीं करना, जब मैं आगे निकल जाऊंगा। चलो तो सिर्फ प्रेजेंट लिख दिया करो यार। फवाद आप इतनी देर तक टाइप करते रहे पूरा वो, आप खाली प्रेजेंट लिख दो, आपका नाम तो साथ में आ ही रहा है ना। और कोई है? चलो इन इन 3 में से भी एक ही निकला खाली। अच्छा हमजा वसीम और उज़ै- उज़, ये हुज़ैफा और फौजुल इबाद, इनमें से 3 में से कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर चलते हैं शबीर और हमजा, खान और अहमद, इनमें से कोई है?
हमजा खान है, सही है, हमजा खान ने अटेंडेंस दे दी। ये हमजा खान ने क्यों दी है? शबीर ने भी दे दी। ठीक, अच्छा हाँ सही है, हमजा खान ही है ना, सही दे दी। ठीक है, और कोई है? मोहम्मद शबीर ने दी है और हमजा खान ने दी है, और किसी ने? अच्छा, आमना है और खालिद है और यासीन है, इनमें से कौन कौन है? आमना, खालिद, यासीन। खाली प्रेजेंट लिख देना बस। खालिद है, खाली है ना? बस खालिद ही है ना, यासीन है ना? अच्छा, आदम है, मुबशिर है और शेब है, कौन कौन है? आदम है और शेब है, सही। मुबशिर नहीं। ठीक है, माशमिया है और उसामा और रुमान अली। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब जो है, माज है, बिस्मा है और फैज है। फाइज। चलो। अच्छा, हसीब है, गुलाम कादिर है और फरहान है, इनमें से कौन कौन है? एक हसीब है खाली। बस हसीब है ना, और तो कोई नहीं है। गुलाम आ रहे थे ये बार बार, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा एक मिनट, इबाद है। इबाद है, सही है। और उसके साथ साथ जो है, अब्दुल हमीद है और अब्दुल रहमान है। हाँ, हाफिज, ये हाफिज मोहम्मद उसामा की नहीं लगी क्या? हाँ, हाफिज मोहम्मद उसामा, ये रहा। ठीक है, अब्दुल रहमान। सही है। अच्छा, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, अभी आप देखो। नकी रजा है, मोहम्मद फवाद है, शावीर है, हमजा है, खालिद है, आदम है, शेब है, माशमिया है और रुमान अली है, मोहम्मद हसीब है, मोहम्मद इबाद है और अब्दुल हमीद है, अब्दुल रहमान है और